आज एक बार फिर बेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स बाई एस सर के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने पीछे के वीडियो क्लिप में वर्ष 2024 के मिला जुला के IA, IB और HB, HW 4 सेटों का समाधान कर चुके और आज 5वां सेट हाई स्कूल एग्जाम 2024 सेट 822 HX। तो आज HX के समाधान को लाएंगे और पूरे तैयारी के साथ इस वीडियो के प्रश्नों का समाधान जो आपको मिलेगा पूरी निष्ठा से तैयारी करें, जिससे कि सफलता में कहीं कोई संदेह ना रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सवाल शुरू कर रहे हैं अपने ऑप्शनल से, जिसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन 26 व 156 का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक 156 है, तो HCF क्या होगा? HCF इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि आप जानते हैं या न जानते हो तो जाने, कभी भी अगर हमारी संख्याएं दी गई हैं और लघुत्तम और महत्तम का जिक्र कराया गया है तो निश्चित रूप से दो संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात की जानकारी नितांत आवश्यक है। तो क्यों न हम उसी तथ्य पे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात दी गई संख्याएं हमारी 26 और 156 रही और बटे में LCM, क्योंकि लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल ही दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ऐसे में HCF का मान बाई में LCM आएगा तो 156 और आसानी से कट करके हमें 26 प्राप्त होता हुआ। तो बिल्कुल दो संख्याओं का गुणनफल कभी लघुत्तम देता है तो महत्तम नीचे आके बैठेगा और लघुत्तम देता है तो लघुत्तम आके नीचे बैठेगा, जो कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लघुत्तम महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। आइए निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म माने जोड़ा, तो कौन सा जोड़ा है? जैसे इन्होंने दे दिया 14 और 35, 18 25, 31 93, 32 62, ऐसा 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखा और क्वेश्चन कर रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं कि कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य का मतलब और वो भी सह, तो जो अपने आप में एक दूसरे से किसी समान संख्या से न काट सके तो वो सह अभाज्य कहलाता है। तो 14 और 35 में देखेंगे एक हमारी संख्या है जो 7 है, वो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी ये फेल होता हुआ नजर आया। 18 और 25, 18 और 25 में कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों को काट सके, नहीं मिलेगा। आगे 31 और 93 है, 31 के 31, 31 तिया 93, ऐसे में दोनों कट रहे हैं। 32 और 62 में एक दूसरे से न कटे लेकिन दो तो काटेगा, दो 32 को काट के
16 बार में, और 62 को जो है 31 बार में। लेकिन इसमें 18 और 25 ऐसा है कि जिसे कोई भी संख्या काटने को तैयार नहीं है कि जो दोनों को काट सके। तो सहभाज्य का एक युग्म है, तो हाँ हम कहते हैं युग्म है, और वो है दूसरे क्वेश्चन में सह अभाज्य के रूप में 18 और 25 आ रहे हैं। तो ऐसे में हम दो विकल्पों का आंसर नोट कर रहे हैं। पहले में बी सही है, जिसे 26 बताया गया है, और दूसरे में भी बी ही सही होगा, जिनमें 18 कॉमा में 25 दिया गया है। And given below 18 and 25, and right answer is B. Okay. And question number 3, 5,0 and minus 12,0. In between distance is what? दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस्तेमाल करना है, तो बड़ी आसानी से D इक्वल टू अप्लाई करा लिया जाए। x1 माइनस x2 का होल वर्ग माइनस प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, इसी फार्मूले को ड्राइव करें और बड़ी ही सफलतापूर्वक आपको जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। क्यों? आइए देखते हैं। 5 माइनस 12 माइनस एडवांस 5 प्लस 12 इन होल स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस 0 इन होल स्क्वायर। 13 का वर्ग हमें 169 मिला, और 169 का जो वर्गमूल होगा एक्चुअली वो 13 मात्रक दिखाई देगा। तो ऐसे में हम अपना आंसर तलाशेंगे तो सी विकल्प मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 13 लिखा हुआ है। तो सी विकल्प में 13 मात्रक जवाब मिला। जो पूछा गया था कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, तो परिणाम मिला परिणाम 13 मात्रक होगा। तो ठीक है, सॉल्व करके दिखाया गया है। बीच में फार्मूला लिखने की जरूरत है, तो x1 माइनस x2 का होल वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग नोटिस कर सकते हैं, और इसी फार्मूले के माध्यम से इस सवाल का समाधान किया गया। वह छोटी संख्या बताइए, चौथे सवाल के रूप में, वह छोटी संख्या जो 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर शेष के रूप में 7 प्राप्त हो, शेष 7 हो, और वो छोटी संख्या को तलाशा जा रहा है कि वो कौन सा नंबर है कि इन लोगों से उसमें भाग दिया जाए तो शेष 7 आवे। तो जेन्युइन बात है, इन्होंने दे रखा है 3640, 3645, 3647, 3740। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है ABCD के रूप में, ABCD के रूप में है। तो ऐसे ही 35 से भाग दे करके बारी बारी से इंक्वायरी ऐसे सवालों में कर ले तो आसानी होती है। तो 35 के करने 35, एक बचेगा, 4 शून्य होकर 35 चौका 140, सेफ एकदम कट जा रहा है, तो शेष शून्य आ रहा है। 35 के करने 35, 1 36, 145, 35 के चौका, यहाँ 5 शेष, यहाँ शेष 0 है, यहाँ शेष 5 है, और यहाँ 35 के करने 35 और 35 चौका 140, 7 शेष बच रहा है। और यहाँ 35 के करने 35, 2 37 यानी 24, 240 जा रहा है,
तो 240 में 35 बार हम ले जा सकते हैं, 6 बार में 210, और 210 ही जाएगा तो हमारे पास शेष के रूप में निश्चित रूप से 30 बचता हुआ नजर आएगा। तो 7 शेष बचना था, 7 शेष यहाँ बचा, और कहीं नहीं बचा। और कहीं बचा होता तो हम उसमें कंफ्यूजन भी आता कि हाँ वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कन्फर्मली हम 7 शेष के साथ इसी के साथ चले जाएं अपना समय बचाते हुए। तो हम 3647 ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी कहता है चौथे सवाल में 3647 3647 इज राइट आंसर। सो 4 सवाल बिल्कुल सिंपल निकल गया। और 5वें की बात करें तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। गुणज, गुणज का अर्थ हो गया कि 8 के प्रथम 15 गुणज। तो 8 के प्रथम 15 गुणज की स्थिति बड़ी आसानी से निकालेंगे। 8 का प्रथम गुणज 8, अगेन 16, अगेन 24, अगेन 32, इन बिटवीन एपी 15 टाइम, यानी 15 पदों का योग पूछा गया है, जिसके लिए हम बड़ी आसानी से a = 8 कह सकते हैं, d = भी 8 ही होगा। नियन का मान 15 अप्लाई कर दे, निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, समांतर श्रेणी का हिस्सा है यह। तो यस 15 = n/2, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 15/2 इन 2a 2 × 8 plus n-1 means 15 - 1 into d means 8 enclose in 15/2 in this is 16 and 15 - 1 14 14 × 8 8 चौके 32 होगा, 8 कन्ने 8 3 11 14 बट्टे 112 बनता है। और 15/2 16 12 जोड़ लेते हैं, 16 12 कितना होगा 28 बनेगा, और क्या 128। और 128 को 2 काटेगा 6 बार में 4 बार में, एक्चुअली 64 के गुणक में 15, तो वैसे भी 15 छक्का 90, 900, 15 चौका 60, 960 960 का कैलकुलेशन जा रहा है, बड़ी आसानी पूर्वक देख सकते हैं। और 960 हमारा विकल्प ए, ऑप्शन ए जो है 960 दिया हुआ है अंसाल्व के बुक में। 960 इन वैल्यू ऑफ 15 टाइम इन 8 मल्टीपल, 8 के गुणज को अगर हम 15 बार लेते हैं तो उनका योग जो है निश्चित रूप से वो 960 प्राप्त होगा। अच्छी बात है, हमने 5 क्वेश्चनों का जवाब दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा, और देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 सवाल बड़ी आसानी से निकल गए। और आगे के विकल्प को भी हम लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमें अपने 822 HX का पूरा समाधान करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि यदि द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी। क्वेश्चन नंबर 6 ही कहता है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो अर्थात अल्फा इक्वल टू -2 हो तो p का मान क्या होगा? p इज क्वेश्चन मार्क। समझ लीजिए। तो जब कभी भी ऐसा सवाल सामने आ रहा हो तो निश्चित रूप से हम वहां छिपे हुए बीटा को निकालें और बीटा के हाथ लगते ही p की वैल्यू हमें मिलती हुई नजर आवेगी, देख सकते हैं। जैसा कि जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। जबकि प्रश्न को टैली कराएंगे तो ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान -3 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ए के अकॉर्डिंग -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में 2/1 अर्थात -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 गेट्स योर -2 and here are beta is 0, beta is 0, so alpha into beta is equal to c by a, but c is minus p, so -2 multiply 0 is equal to minus p by 1, so finally p is 0। ऐसा कुछ कहीं प्लस माइनस की गलती हो सकती है तो चेक करते हैं। बिल्कुल p का मान 0 ही होगा, पहला विकल्प दिया हुआ है। तो पहले विकल्प के रूप में a की वैल्यू 0 होगी। संयोग है, जैसी सेटिंग होगी वैसा जवाब होगा, निश्चित रूप से कहीं कोई संदेह नहीं है। आगे कहते हैं x अक्ष पर स्थित 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो इन्होंने x अक्ष पर कहा, तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है, इस बात से अवगत होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए काम कर रहे हैं, x अक्ष पर y का मान 0 होगा। x अक्ष पर x को x ही मान लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है कि मान लिया यह x, 0 है और उस पर दो बिंदु हैं। कौन कौन? एक को बताया गया है कि 5, -2, 5, -2, और जबकि दूसरा है -3, -3, ये दोनों समदूरस्थ है, माने बराबर है। तो ये पॉइंट क्या होगा? ऐसा सवाल दिया गया है। तो क्यों ना हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपना लें, नामिनेट कर लें, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड हेयर आर दिस इज सी, और मैं यहाँ ए सी इज इक्वल टू बी सी दिखवा दूं। ए सी इज इक्वल टू बी सी आराम से दिखवा दे, क्योंकि बताया गया है समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ माने समान दूरी पे है। तो ऐसी अवस्था में हम बहुत ही आसानी से इन्हें बराबर दिखवा सकते हैं। तो ए सी बराबर बी सी से क्या होगा? हम कह देते हैं ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। काड़ी के झंझट से आप मुक्त हो जाओगे। तो अंडर रूट जो कहने वाले थे वो खत्म, x -5 इन होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस से टकराएगा +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 इन होल स्क्वायर एंड प्लस 0 - 2
0 माइनस 2 इन होल स्क्वायर, श्योर। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x and plus 4. Here are 4 and 4 cancel. Calculation है x square and x square cancel. माइनस में 10x and transfer to 6 माइनस में 6x and 9 and transfer to 25 and माइनस में 16x is equal to minus 16 and cancel of x is confirmly 1. So your right answer is 1, 0. 1, 0 is right answer. Yes, option D. Option D is right answer. So choose of D in question 7. D option 1, 0. ओके, 8वां क्वेश्चन बोलते हैं। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। चलिए प्रकृति के लिए मैं बताता हूं। क्वेश्चन है 8 नंबर, 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x एन प्लस 4 इज इक्वल टू 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, कभी भी मूलों की प्रकृति अगर पूछता है ना, तो आप विविधकर निकाल लें। अब विविधकर की वैल्यू अगर 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक होगा और भिन्न होगा। वही विविधकर का मान अगर 0 के बराबर होता है तो वास्तविक के साथ मूल समान, और 0 से छोटा परिणाम आ जाता है तो वहां पर समस्या कि मूलों की प्रकृति में बताया जाता है कि काल्पनिक होगा। बस यही 3 रिकमेंडेशन होते हैं। तो यहाँ पर a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -5 है एंड c इक्वल टू 4 है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का इस्तेमाल करना है। तो बी स्क्वायर का अर्थ हो गया -5 इन होल स्क्वायर एंड -4a इज 2 एंड c इज 4। ओके, तो 25 एंड माइनस में 4 दूनी 8, 32 निगेटिव में जा रहा है रिजल्ट, माइनस में 7 आ रहा है। तो -7 का तात्पर्य हो गया d लेस देन 0, और d जब भी लेस देन होता है ना तो वो काल्पनिक की ओर जाता है। तो वास्तविक और समान बिल्कुल नहीं, काल्पनिक और वास्तविक नहीं, मैं बी के साथ जाऊंगा। 8वें सवाल में बी ही राइट आंसर होगा, वास्तविक नहीं। 8वां में हम बी सही करके लिख सकते हैं वास्तविक नहीं। ठीक है, तो बोर मत होएंगे, बिल्कुल मैं बिल्कुल प्यारे अंदाज में आपको जवाब पे जवाब देता जा रहा हूं। 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, सुनिए बात को, 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो पहली बात उसका आप समझ लीजिए कि समरूप कब होते हैं। तो समरूप होने के चांसेस देखिए, संगत तीनों कोण का बराबर होना अनिवार्य है, पहली बात। और दूसरी, जो उनकी भुजाएं हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, उन्हें समानुपातिक होना अनिवार्य है। अगर ये 2 रिकमेंडेशन किए जाते हैं तभी समरूपता यानी सिमिलरिटी मानी जाती है। तो हमारा जो विकल्प है, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनके संगत भुजाएं समानुपातिक हो, लेकिन मैंने कहा दोनों होना चाहिए। तो इन्होंने ऑप्शन सी में कहा है ए और बी दोनों, यस,
ए और बी दोनों। तो हम 9 में सी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि भुजाएं समानुपातिक भी होनी चाहिए और संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए, यानी ए व बी दोनों, ऐसा ऑप्शन सी में कहा गया है। अच्छी बात है। और 10वें क्वेश्चन में क्या बताया गया, सुझाव दिया गया है। 10वें क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है, फिगर को देख सकते हैं। फिर से बोर्ड को हम साफ करके फिगर को स्पष्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि इनके पूछने का मायने मतलब क्या है और वास्तव में जवाब क्या होगा। तो हमारी दो पैरेलल रेखाएं हैं, उन रेखाओं को शो कराया गया है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस प्रकार से कोई तिर्यक रेखा मिलाई गई है और यहां दूसरी तिर्यक रेखा भी मिलाई गई है। नॉमिनेशन ABCD लिया गया है। नॉमिनेशन में क्या है, ABCD है और पॉइंट डी को 70 बताया गया है एंड क्रॉस पॉइंट ओ को 125 बताया गया है। बिल्कुल। तो OAB का मान क्या होगा, OAB का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। OAB का अर्थ यही होगा। तो ध्यान दीजिए, DOB एक सीधी रेखा है, DOB एक सीधी रेखा है अर्थात 180 डिग्री है और DOB को दो पार्टों में बांट दें, COD प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री एंड COD इज इक्वल टू 180 माइनस COB 125। 125 5 30 55 डिग्री की स्थिति जा रही है COD का मान, यानी COD जो यह वाली बात है यह 55 डिग्री हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दें तो हम इस कोण को पता कर सकते हैं और यही कोण इस कोण के बराबर होगा। तो 70 और 55 को जोड़ लें 125, 125 को घटाएंगे 180 में से तो एक्चुअली वही 55 ही होगा, 55 डिग्री, अर्थात इसकी वैल्यू भी 55 ही होगी, इसकी वैल्यू भी 55 ही होगी। तो जो यहाँ 55 बनाएगा तो यहाँ भी 55 का बनना तय है। चलिए, हमारा डाउट कंफर्म हो गया और हम इस सवाल के लिए 55 डिग्री को रिकमेंड करते हैं। तो ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए 55 डिग्री। एंड क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सवाल देते हैं सिंपल फॉर्म में कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो थीटा इज क्वेश्चन मार्क। तो जेन्युइन बात है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करा देते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज 1 एज ए tan थीटा इज 1, tan theta is 1, I know that tan 45 degree, so completely 45 degree in theta value. Okay, so your right answer is theta is 45 and option B is right answer. Option B is 45 degree. Okay, and question number 12, sin 15 upon cos 75। तो कभी भी इस प्रकार से परीक्षा में यदि आपको सवाल मिल जाए तो उसमें चतुर्थांश का परिवर्तन दिखा दें तो बड़ी अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त हो जाएगी। चतुर्थांश परिवर्तन ही यहाँ मुख्य
विशेषता है। तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 12 के लिए, साइन 15 डिग्री एंड अपॉन कॉस 75 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आवे ना प्यारे बच्चों, तो आप अगर अंश में चतुर्थांश परिवर्तन करते हैं तो हर में मत करना, और हर में यदि चतुर्थांश परिवर्तन करते हो तो अंश में मत करना, बस सफलता आपके हाथ में होगा। तो ऐसे में चलिए मैं अंश में ही कर लेता हूं, तो हर में नहीं करूंगा। तो साइन 90 माइनस कितना की 15, तो जेन्युइन बात है, दिमाग बोलेगा 75 होगा, क्योंकि साइन 15 ये भी है, साइन 15 वो भी है, अपॉन cos 75। तो ये हो जाएगा cos 75, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा अपॉन cos 75, और बिल्कुल ये कैंसिल होता हुआ 1 की ओर हम बढ़ेंगे। ऐसे सवालों के आंसर अक्सर 1 ही आते हैं, ऐसे सवालों के आंसर अक्सर 1 ही आते हैं 99%। तो हम विकल्प नंबर ए 1 की ओर जाएं, तो 12वें क्वेश्चन का जवाब ए और ओ भी 1। 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 0। ध्यान दीजिए, 13वें क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 0। तो साइन पे पावर 4 प्लस कॉस पे पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऐसा सवाल किया गया है। तो ठीक है, जेन्युइन बात है, ऐसी स्थिति में हम सवाल को क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 0। तो हम साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो कह ही सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो कह ही सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 आने दो। अभी अभी पीछे एक सवाल देखा गया, टेन थीटा इक्वल टू 1 कब? जब वो 45 डिग्री पे कार्य करे, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहां हम साइन थीटा यानी साइन 45 इन पावर ऑफ 4 एंड cos 45 इन पावर ऑफ 4 पर कार्यवाही शुरू कर दें। तो साइन 45 1/√2 बोलता है, और वही हालात यहाँ 1/√2 इन होल स्क्वायर नहीं तो होल पावर 4। तो 1/2 गुणे 1/2 1/2 गुणे 1/2 1/4 हो जाएगा, और यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, जो 2/4 बनाते हुए 1/2 का रिजल्ट और रिपोर्ट लाएंगे। तो अगर कहीं 1/2 दिख रहा हो तो राइट कर दें। ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/2 इज राइट आंसर। यस। एंड क्वेश्चन नंबर 14, हो चुका, 14 की ओर चल रहे हैं। 14 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, सेक ए, 14 नंबर है, सेक ए प्लस tan ए इन आउट ऑफ 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा? तो ठीक है, कोई बात नहीं, सेक ए को 1/cos ए करवा लें, और इसको साइन ए बाई cos ए करवा लें।
और 1 माइनस साइन ए को मत छेड़े। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अब साइड में नजर आने लगे, क्योंकि हर बराबर है तो अंशों को जोड़ सकते हैं। नीचे कास ए को रहने थे। 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए कार्य करेगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, निश्चित रूप से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फाइनली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कास ए एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर इज ए कास स्क्वायर ए अपॉन कास ए। कास ए सिंगल फॉर्म कैंसिल एंड कास ए बैलेंस इन राइट। तो अगर हम गौर करें तो कास ए को चौथे विकल्प के रूप में दिया गया है, चौथे विकल्प के रूप में दिया गया है, यानी डी को दिया गया है। तो 14 में डी सही करते हुए हम कास ए की रिपोर्टिंग कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आते हैं। तो एक फिगर बनाए हुए हैं, फिगर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में एक फिगर है कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऊंचाई और दूरी के तथ्यों पे, और फिर कुछ ऐसे ही ऊंचाई दोनों की सेम देते हुए, कुछ यूं ऐसे, और नामकरण किए हैं ओ बी क्यू पी और ए, यानी कि एक दंड है ए बी और एक दंड है पी क्यू। और बी ओ ए माने टोटल को 45 डिग्री इन्होंने कह रखा है। तो साथ में 60 अंश यहां भी दे रखा है। तो बिंदु ए और पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप क्या होगी, यानी ऐसे इनको मिलवा दें तो इनके अवनमन कोण का अर्थ हो गया कि यह वाला और यह वाला क्या कोण होगा। तो जब यहाँ 45 है तो जेन्युइन बात है, यहाँ 45 बनाएगा, और यहाँ 60 है तो यहाँ 30 बनेगा, तो 30 का जेन्युइन यहाँ बन सकता है, अर्थात 45 एंड 30 इनके अवनमन कोण होंगे। तो 45 और 30 हम बी ऑप्शन के साथ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन को राइट कर दें। ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। निश्चित रूप से समझ में आ रहा है ना बात सारी। एक एक क्वेश्चन को मैं पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आपको बता रहा हूं, और अपेक्षा करता हूं कि आपकी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। समझ में आता है मैथमेटिक्स तो बेटर है, नहीं समझ में आता है तो बहुत ही बदतर लगता है, इस बात को नोटिस करें। चलिए ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए यदि tan a का मान 1/√3 है तो sin a cos b प्लस cos a sin b की वैल्यू बताइए। ऐसा क्वेश्चन किया गया है जिसमें C को 90 डिग्री की उपलब्धि दी गई है। एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, ऐसा सवाल में सुझाव भी दिया गया है। तो tan A का मान बनता है tan 30 डिग्री पर 1/√3 की वैल्यू। तो इसका अर्थ ये निकल गया कि एंगल A का मान अगर 30 डिग्री है तो B का मान निश्चित रूप से वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि C 90 दिया गया है। तो हम बोल दें sin 30 तो cos 60 एंड cos 30 sin 60।
साइन ए कास बी कास ए साइन बी से साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनता हुआ, तो 30 प्लस 60 एंड साइन 90 एंड साइन 90 इज वैल्यू ऑफ 1। सो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सी के साथ, जो दिया हुआ है 1। तो ऑप्शन सी इज 1। एंड क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 चार क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से उनको भी हम कवर करते हैं अभी, और कहीं कोई संदेह नहीं होगा, और बड़ी आसानी से ही सारे जवाबों का टास्क पूरा कराते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो लॉन्ग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई और तैयारी बेहतर होनी चाहिए, ये हम अपेक्षा करते हैं। ये एक घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। क्या कहा गया? एक घड़ी के मिनट की सुई जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में सुई, एक मिनट में, एक मिनट में, एक मिनट में, देखिए 60 के मिनट में अगर वो 360 डिग्री कोण घूम जाता है तो बात आ रही है 1 मिनट में। तो 1 मिनट की बात जब आएगी तो 360/60, 360/60 मीन्स कन्फर्मली 6 मिनट। 6 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री, 1 मिनट मीन्स 6 डिग्री। तो कहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 17 था। तो अप्लाई करा दीजिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 एरिया इज त्रिज्यखंड का। थीटा को 60 डिग्री 6 डिग्री बैठाएंगे ही, तो पाई आर स्क्वायर एज ए 6 अपान 360 कैंसिल ऑफ पाई आर स्क्वायर अपान 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अपान 60 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पाई आर स्क्वायर अपान 60 राइट आंसर। तो हम विकल्प नंबर ए के साथ जाएंगे। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? व्यास वाले माने डायामीटर इज 1/2 cm, सो रेडियस इज 1/4 cm। जेन्युइन क्वेश्चन नंबर 18 की बात है। तो कहते हैं अर्धगोले, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, नहीं संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोला यहां बनता है ना, तो यहां इसकी ये पृष्ठ तो आते ही आती है, और बीच में जैसे नींबू हम काटते हैं तो यह पृष्ठ भी, यानी मिला जुला करके 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर एंड 3 पाई आर मीन्स देख रहे हैं 1/4 है का स्क्वायर, 3 पाई अपान 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जवाब दे दे। 3 पाई अपान 16 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या बोला? 3 पाई बाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड क्वेश्चन नंबर 19 के लिए केंद्रीय प्रवृत्त में माध्य और मध्यक का मान दिया गया है, तो बहुलक का मान क्या होगा? तो इसके लिए हम एक संबंध बताते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे के वीडियो क्लिप में भी बता चुके हैं, सामने आ गया तो पुनः बता रहे हैं। संबंध होता है 19 नंबर का क्वेश्चन है, बहुलक, बहुलक
के बराबर में 3 के गुणे में मध्यिका, मध्यिका का मल्टीप्लाई 3 के गुणक में माइनस 2 के गुणक में माध्य। ये चीज कभी संबंध भूले ना, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा हर साल आ जाता है, लेकिन संबंध को कभी भूलेंगे नहीं। तो माध्य और मध्यक दोनों दिया हुआ है। मध्यक माने मध्यिका, तो 3 के गुणक में मध्यिका की वैल्यू 25.8 और माइनस में 2 के गुणक में माध्य 26.1। बस इसी को कैलकुलेट कर दें तो हमारे बहुलक का मान हमारे हाथ होगा। तो 3/24, 3×5 = 15, 15×2 = 17, 3×2 = 6, 1 7 और 2 × 1 = 2, तो 2 × 6 = 12, 2×2 = 4, 1 5। 4 में से 2 गया 2, 7 में से 6 गया 1, वही 7 में से 5 गया 2, 21.2 और 21.2 माध्य और मध्यक, 26.1, 25.8। ठीक है, इन्होंने गलती किया है, ऑप्शन के रूप में यहां दिया नहीं है। कोई बात नहीं, हो सकता है वैल्यू में कमी किया हो। 3 का मध्यिका और 2 का मध्यक, 2 का माध्य बहुलक के बराबर होता है, तब 21 दशमलव दे रहे हैं। अगर जो हम 3 का गुणा इसमें करा के चेकिंग कर लें, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3×2 = 6, 1 7 और 2 का 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 2×2 = 4, 1 5। 13 में से 6 गया 7 6 13, 7 में से 1 गया 6, 7 नहीं, अरे यार यहाँ से 13 में से 6 निकल गया 7 और 7 में से 1 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 26.7। कहीं कोई ऑप्शन नहीं, 26.7। हम 21.2, 21.2 को 25.2 का गलती से छपा हुआ है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी 21.2, 21.2 के साथ सही हो जाएंगे। 3/24, 3×5 = 15, 2 = 17, 3×2 = 6, 1 7 और 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 1 मिनट, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 और 2×2 = 4, 1 5। तो 4 में से 2 निकला 2, 7 में से 2 निकला 5, बिल्कुल। और हम सी के साथ जाएंगे, सी हमारा सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चनों में सवाल बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्त की माप है बारंबारता, माध्य, मध्य और बी और सी तीनों। तो केंद्रीय प्रवृत्त की मापें बारंबारता और वर्ग अंतराल इससे नहीं आता है। माध्य हो, मध्यिका हो, बहुलक हो, ये लोग हैं। तो हम बी और सी, माध्य और मध्यिका दोनों होते हैं केंद्रीय प्रवृत्त की माप, इसलिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बी व सी दोनों के साथ हम होंगे, यानी हम माध्य के साथ भी होंगे और मध्यक के साथ भी होंगे। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट करा दिया। हम मॉडल नहीं बल्कि अंशाल पेपर का सेट 822 का HX का समाधान कर रहे हैं। अब हमारे लिए
वर्णात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें बताया गया दिया गया मैसेप है 99 व 153 का 9 है। HCF जो है वो 9 है और लसप का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी मैंने ऑप्शन में देखा था अगर एलसीएम पूछ रहे हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 99 मल्टीप्लाई 153 अपान में HCF 9 आ जाएंगे। 9 से 11 बार में कट जाएंगे, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 55 और 3 58, 11 करने 11 और 8 और 11 में 8 और 19, 1983 जाएगा। एलसीएम वैल्यू इज 1083। बिल्कुल, तो 21 का ये में आंसर हम देख लें 1683। चेक कर लें एक बार। 11 तिया 33, 11 पचे 55, 55 55 3 58, 58 58 में 5 हाथ लगा, 11 करने 11 5 16 होगा। बिल्कुल सही कर लेंगे, 1683 होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 का स्क्वायर 45 माइनस 1। 2 का स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 21 का ये था और यह 21 का बी है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1, we know that cos 2 theta, cos 2 theta। तो ऐसे के अकॉर्डिंग में हो जाएगा वैल्यू cos 2 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू cos थीटा। सो cos 90 इज cos थीटा एंड फाइनली थीटा इज 90 डिग्री। थीटा इज 90 डिग्री। तो इस सवाल का जवाब ही बन जाएगा 90 अंश। 90 अंश आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर माइनस 1 वो 2 का स्क्वायर ये माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा लागू हो रहा है और 2 थीटा में 45 दूनी 90 अंश और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का सी जा रहा है। 21 में सी पॉइंट 4 कॉमा वाई एंड 12 कॉमा 3 इन बिटवीन डिस्टेंस इज डी का मान। डी का मान दे रखा है 10 मात्रक बस। तो वाई पूछ रहा होगा निश्चित रूप से, वाई को पूछ रहे हैं। यस, वाई का मान क्या होगा? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपना दें। डी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 इन होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 इन होल स्क्वायर एंड डी सीटेड 10 इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 माइनस 12 इन होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 3 इन होल स्क्वायर। दो घात समीकरण में जाएंगे जरूर बच्चों, दो घात समीकरण जाना निश्चित है। तो वर्ग करा देते हैं, थोड़ी सुविधा मिल जाएगी। वर्ग करने से काड़ी तो हटेगा ना, तो 100 हो जाएगा। इधर काड़ी हटकर 4 में से 12 गया, माइनस में 8 का वर्ग 64 होता हुआ और इज इक्वल टू वाई माइनस 3 इन होल स्क्वायर। वाई माइनस 3 इन होल स्क्वायर प्लस तो 64 प्लस वाई स्क्वायर निगेटिव 6y एंड पॉजिटिव 9 नजर आएगा। वाई स्क्वायर माइनस 6y और इसको 73 कहवा लें और माइनस में 100 को आने दें इक्वल टू 0 लगा के। तो वाई स्क्वायर माइनस में 6y और माइनस में 27 करा दें
इक्वल टू 0। दो घात समीकरण मिला है तो पक्का है y के दो मान मिलेंगे। तो y स्क्वायर माइनस में 9y माइनस में 9y प्लस में 3y माइनस 27 बराबर 0। y कॉमन y माइनस 9 एंड 3 कॉमन y माइनस 9, y माइनस 9 एंड y प्लस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू माइनस 3। y के दो मान मिले, एक 9 दूसरा माइनस 3। यस, तो 21 के सी का समाधान आप लाइन टू लाइन देख सकते हैं, कहीं कोई असुविधा नहीं है। फिर बिंदु एक्स वाई बिंदु इतने इतने से दूरस्थ हो तो एक्स वाई के संबंध क्या होंगे? इस सवाल का भी समाधान हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ही करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए कैसे होगा, बिल्कुल समझ ले। जैसे मैं एक फिगर बना रहा हूं, बीच में मैंने ओ दे दिया, बी दे दिया, ए दे दिया, और ओ को ही इन्होंने एक्स वाई कहने का सलाह दिया है क्योंकि समदूरस्थ यहीं से है। और यहाँ 3,6 ए के लिए और -3,4 बी के लिए। तो दो बिंदु समदूरस्थ बताया गया। समदूरस्थ बताने का मतलब क्या हुआ यार बच्चों? समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ? समान दूरी पर। इसलिए OA बराबर OB हम करते हैं प्रश्नानुसार। फिर OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर करा दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें कड़ी का सामना न करना पड़े, रूट का सामना न हो, इसी वजह से ऐसी वर्किंग को हम कर रहे हैं। दोनों पक्षों में वर्क करने पर कड़ी हट जाएगी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगेगी x माइनस 3 इन होल स्क्वायर एंड y माइनस 6 इन होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 इन होल स्क्वायर एंड y माइनस 4 इन होल स्क्वायर। जब यह x1 y1 दोनों बार में फिक्स है, ऐसे x2 y2 एक बार माना गया और इस हाइट के लिए इसे x2 y2 ही माना गया। ऐसे अवस्था पे मैंने लिखा है। तो x स्क्वायर पॉजिटिव 9 निगेटिव 6x एंड y स्क्वायर पॉजिटिव 36 निगेटिव 12y, ऐसा कुछ होगा लेफ्ट में। x स्क्वायर प्लस 9 पॉजिटिव 6x एंड y स्क्वायर माइनस प्लस 16 माइनस 8y। मतलब a माइनस बी का होल वर्ग a प्लस बी का होल वर्ग, जो जहां जैसा पड़ा उसको उसी फैक्टर में खोला गया है। अब आमने सामने जो है वो कट जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 9 से 9, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, बस इधर हमारे पास बचता है क्या? माइनस 6x माइनस 12y, और उधर से जो लोग हों एक्स वाई बुला लिए जाए, माइनस में 6x और प्लस में 8y हो जाएंगे। निश्चित रूप से चिन्ह बदलता है पक्षांतर होने पर। इस साइड में हमारा 16 बचता हुआ, इधर से ट्रांसफर होकर जाएगा कौन? 36, माइनस में 36 हो गए। अब माइनस में 12x आने दो और प्लस माइनस माइनस ही होता है, 4y आने दो। आई इक्वल टू में माइनस में हम 20 करा देते हैं यहां कैलकुलेशन में। अब यहां मिनिमाइज कर दें
बाई 4 बाई 4 बाई 4 और माइनस कॉमन भी ले लें तो अंदर हमको 3x नजर आएगा और 4 तियां 12, यहाँ केवल y नजर आएगा, i इक्वल टू में -5 नजर आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इस सवाल के लिए। तो समदूरस्थ में इन्होंने पूछा था कि x और y में क्या संबंध होगा, तो वो संबंध जो होना चाहिए वो आपके सामने है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब हम आगे 21 नंबर के सवाल में आ रहे हैं 21/a लेकर। 21/e की ही बात हो रही है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है। शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन बताइए। बिल्कुल सवाल बहुत आसान है। शंकु के आयतन के लिए v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h का इस्तेमाल किया जाए और 1/3 इन पाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 एंड मल्टीप्लाई h इज 12। 7 कैंसिल ऑफ 0.5 टाइम, 3 कैंसिल ऑफ 4 टाइम and 22 multiply 0.5 11.0 and multiply 4 14.0 नजर आएगा। 4 पंजे 20, 4 तियां 12, 2 14, अर्थात 14 करने 14, 14 करने 14 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना। आयतन का मात्रक जो होता है घन सेंटीमीटर होता है। तो इस सवाल का बिल्कुल आसानी से जवाब मिल गया। आइए इसी क्रम पर हम बात करते हैं निम्नलिखित सारणी में माध्य बताइए। तो 21/f है यह। जैसा कि बहुतों सवाल मैंने अन्य वीडियो क्लिप में दिया है। माध्य के लिए 3 कॉलम की आवश्यकता होती है। अगर वर्ग अंतराल है तो 4 कॉलम बन जाता है। तो यहाँ वर्ग अंतराल है, 4 कॉलम में दे देता हूँ। एक में वर्ग दीजिए, एक में मध्यमान xi दीजिए, दूसरे में fi दीजिए, तीसरे में इसका गुणनफल होना आवश्यक है। तो 0 से 10 से 50 60 जा रहे हैं। 0 से 10 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 जा रहे हैं। और 5 8 20, 5 8 20, 15 7 5, 15 7 5, इस प्रकार से कुछ फ्रीक्वेंसी दी गई है ना। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को जोड़ ही लें, कुछ कहा तो नहीं है, नहीं तो कभी कभी किसी किसी सवाल में आपका कह भी देता है। चलिए कोई बात नहीं। तो 7 5 12, 12 5 17, 10 27, 27 20, 27 20, 27 20 47 कहा जाएगा। 47 में 5 जोड़ करके 52 कहा जाएगा और 52 8 60 होता हुआ। 0 10 का 5, 20 से 15, 10 का अंतराल है, 25 ले लें, 35 ले लें और 45 ले लें और 55 ले लें। गुणा करते हैं 5 के 25 में 25 होगा। ध्यान दीजिए कैलकुलेशन है। 15/120 होगा। 25 दूनी 50 मिलकर 500 होगा। 15 5 75 हो सकता है। 5 तियां 15 5 75, 15 तियां 45, 45 के साथ जोड़ लिया जाए
52 होगा 525। फिर से चेक कर लें, 35 15 75 के 5 और 15 3 45 7 52 सही है। 7 5 35 7 चौक 28 28 3 31 315 होगा। और 5 5 25 5 5 25 25 2 27 275 होगा। तो इनको जोड़ना है तो ऐसे ही जोड़ लिया जाए। 275 575 575 5 80 10 90 590 590 1090 1590 1690 1690 1710 1710 1760 1760 हमको कैलकुलेशन नजर आ रहा है FI का 1760। अच्छी बात है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सैकड़े को पहले जोड़ लीजिए, बाद में जोड़ लेंगे छोटी राशियों को। 2 3 5 5 10 5 15 1 1600 1600 बड़ी राशियां हैं। और 75 5 80 10 90 9 5 14 140 140 160 160 मिल गया, सही है। तो 12x बराबर 1760 अपान 60, 0 0 कैंसिल कर दें। 6 दूनी 12 5 17 6 9 54 कै 56 2 56 6 3 18 वो जाता रहेगा। तो 29.33 12x को दे सकते हैं जवाब। अच्छी बात है। तो इस चैप्टर से जरूर हर साल हर सेट में एक एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। तो बिल्कुल तैयार रखें अपने माध्यमिका के सांख्यिकी को, ऐसे सवाल मिल जाएंगे और आसानी से हल कर सकने वालों में से होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ए, 22 के ए में बता रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x x स्क्वायर प्लस 12 और प्लस 7x, तो सीधा लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 7x 12 बराबर 0 के शून्य बताइए। तो शून्य बताने के लिए फैक्टर कर लिया जाए। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x कामन x प्लस 4 एंड प्लस 3 कामन x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज 0 एंड x इज माइनस 4 एंड x प्लस 3 इज 0, x is minus 4. So your alpha is minus 4 and beta is minus 1. यही शून्य हो गए। अब कहे थे कि इसका जांच भी कर दीजिए, तो गुणांकों की जांच कैसे होगी? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सवाल के अकॉर्डिंग देखें तो -7/1 माने -7 और अल्फा बीटा दोनों जोड़े जाएं यानी -4 प्लस मीन्स -1 -3 यहाँ होगा, ध्यान दीजिए ऐसा ही। तो वो -7 बन रहा है यानी -7 राइट हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा को चेक करें, अगर जो अल्फा इंटू बीटा को देखिए तो 12/a बन रहा है। तो माइनस में 4 का मल्टीप्लाई माइनस में 3 कराया जाएगा तो वो 12 ही बनेगा। इसलिए सत्यता की जांच भी हो गई कि ये बातें जेन्युइन में सत्य हैं। आगे 22 का बी, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या
का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो संख्याएं बताइए। तो बड़ी का वर्ग माइनस छोटी का वर्ग, प्रश्नानुसार 22/b। प्रश्नानुसार आप बात करेंगे बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग में डिफरेंस 180 है, ये शर्त है। इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ लें अभी। फिर कहते हैं छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी 8 गुणे बड़ी संख्या। ठीक है। अब इसमें किसी एक को यक्ष हमें कहना पड़ेगा। तो मान लिया बड़ी संख्या को यक्ष कह लिया जाए, तो बड़ी को अगर यक्ष कह लेते हैं तो ये समीकरण नंबर 1 से बड़ी को यक्ष कह लेते हैं, तो छोटी का वर्ग बराबर 8 यक्ष हो जाएगा। बड़ी संख्या को क्या माने हैं? यक्ष माने हैं। बड़ी को आप यक्ष कह दीजिए कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए। तो छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो खुद अपने आप में 8 यक्ष कहलाएगा। तो 1 नंबर में सारे मानों को फिलअप करें। बड़ी संख्या माने यक्ष है तो यक्ष स्क्वायर होगा। माइनस में छोटी संख्या का वर्ग, यहाँ 8 यक्ष दिख रहा तो 8 यक्ष लिखिए, और माइनस में 180 ट्रांसफर करा के समीकरण बनाइए द्विघात समीकरण। गुणा करने पर 180 आवे, जोड़े तो 8 आवे, जोड़ने पे 8 आवे। 10/80 करा देते हैं, लेकिन 10/80 कराने से नहीं काम चलेगा, माइनस में 8 यक्ष आना चाहिए। अठारह दहाई में 180 की कार्रवाई किया जाए। यक्ष स्क्वायर में माइनस 18 यक्ष प्लस 10 यक्ष माइनस 180 बराबर 0। यक्ष कामन, यक्ष माइनस 18 एंड प्लस 10 कामन, यक्ष माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड यक्स माइनस 18 एंड यक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। 0 के अधीन ये लोग दिखाए जाएंगे। तो यक्स माइनस 18 इक्वल टू 0 दैन यक्स इक्वल टू 18 और यक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 दैन यक्स इक्वल टू माइनस 10। माइनस 10 इनवैलिड हो जाएगा, अर्थात हमारी बड़ी संख्या 18 है और छोटी संख्या हम निकाल लें। छोटी का वर्ग बराबर 18 गुणे 8, 18 बट्टे 144 होता है। तो छोटी संख्या हमारी, छोटी का वर्ग बराबर दिया गया था 8 गुणे 18 कहा जाएगा 144 के, और छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें अंडर रूट 144 अर्थात 12। तो 12 जो है वो छोटी संख्या है और 18 जो है वो बड़ी संख्या है। हम दोनों संख्याओं को बड़ी सुविधा पूर्वक निकाल लिए और 22 के बी का समाधान भी हो गया इसी तथ्य पे। अच्छी बात है। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्शियां के बीच में कोण मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। तो ये सवाल बिल्कुल सही है। 21 के सी में सवाल कहते हैं कि किसी सर्कल में बाह्य बिंदु से, मान लिया सर्कल का सेंटर O है, बाह्य बिंदु P है, तो दो स्पर्शियां खींची हुई है।
एक स्पर्शी का नाम है पी ए और दूसरे का नाम है पी बी। तो आपको दिखाना है एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर 180 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, यही बात फिगर में बना हुआ है। यानी हमें यह कोण और यह कोण का योग 180 दिखाना है। तो ध्यान दीजिए, केंद्र से स्पर्शियों पर मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या व 90 डिग्री पर प्रमेय से होता है। तब ऐसी अवस्था में यह 90 हो जाएगा और यह 90 हो जाएगा। तो हम सारे वैल्यू को दिखा सकते हैं जिनमें एंगल ए ओ बी रहेंगे, एंगल ए पी बी रहेंगे और एंगल ओ ए पी रहेंगे और एंगल ओ बी पी रहेंगे, जो सबके मिलकर 360 होंगे। तो ए ओ बी और ए पी बी प्लस 90 प्लस 90 360। सो ए ओ बी और ए पी बी 360 माइनस 180 एंड ए ओ बी एंड ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, तो ध्यान देने की बात यह है कि जब कभी दो कोणों का योग 180 अंश पाया जाए तो उन्हें संबंध के रूप में एक दूसरे के समपूरक कहा जाता है। तो ऐसी कार्रवाई करने पर ये केंद्र का और बाह्य बिंदु का योग 180 पाया गया तो निश्चित रूप से एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। और यही इस सवाल में कहना चाह रहे थे। आकृति में लाइट कम पड़ रही है, उसी की व्यवस्था। चलिए ठीक है, अब हम सवाल करेंगे। आकृति में OA और OC और OD दिखाया गया है। जैसे आकृति में बना देता हूं 22 नंबर के डी के क्वेश्चन का 22/D के लिए ऐसी कुछ आकृति है।
ऐसी कुछ आकृति है। नॉमिनेशन ADO BC, जिनमें इन्होंने कह दिया कि OA और OB, OA कामा OB बराबर होगा OCOD, OCOD, यानी OA इनके कथन के मुताबिक हो रहा है और दिखाना है हमें एंगल A बराबर एंगल C और फिर दिखाना है एंगल B बराबर एंगल D। ये बात हमको दिखाना है, यानी कि एंगल B जितना होगा उतना एंगल D होगा और जितना एंगल A होगा उतना एंगल C होगा। ये हमें दिखाना है। तो OA बराबर OC, यानी OA का मान OC से ले रहे हैं, यही रॉन्ग है। लेकिन OA बराबर OC अगर ले रहे हैं तो लेने दीजिए, दोनों को बराबर दिखा रहे हैं। चित्र नहीं दिखने में लग रहा है लेकिन इन्होंने बराबर जानना है, तो OA बराबर OC इन्होंने दे रखा है। तो इस और इस त्रिभुज में देखेंगे कि दो भुजाएं तो बराबर हैं और ऐसे स्थिति में इनके यह कोण इस कोण के बराबर होंगे, ऐसा दिखाइए, और ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, ऐसा दिखाइए। तो तीसरा कोण ऑलरेडी वो बराबर होगा। तो तीसरा कोण ऑलरेडी जब बराबर होगा तो सिमिलरिटी के रूप से एंगल A को एंगल C के बराबर में दिखा दिया जाएगा। और इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों के रूप में बात कर लीजिए, तो यहाँ भी सिमिलरिटी का फॉर्म आएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर होता हुआ, और यह बराबर यह हमने दे ही रखा था। और इस एंगल की वैल्यू इस एंगल के बराबर हो जाएगी और आसानी से आप B का मान D के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिया गया है। ताश की एक अच्छी तरह फेंटी हुई बाउन पत्तों की गड्डी में से एक अधिच्छा निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। तो ध्यान दीजिए, पूरे गड्डी में बादशाह की संख्या 4 होती है। बादशाह की संख्या 4 होती है और 52 पत्तों की गड्डी है, इसलिए बादशाह के लिए प्रायोरिटी। क्वेश्चन नंबर 22 का अपान ई के लिए, तो 52 के गड्डी में से एक बादशाह होगा अगर जो, तो बादशाह की प्रायिकता है, बादशाह निकलने की प्रायिकता, प्रायिकता। तो घटित घटना में होगा 4 और कुल घटना में होगा 52, जो 1/13 होगा, 1/13 होगा। और वही बादशाह नहीं होगा, तब बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, तो एक में से इसको घटवा दिया जाए तो 12/13 इस सवाल का जवाब बनता नजर आएगा। ठीक है, तो बादशाह निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/13 और जबकि बादशाह न होने की प्रोबेबिलिटी 12/13। एक क्वेश्चन मध्यक के लिए आ रहा है। ऐसे सवालों को भी मैंने बार बार बताया है। जो 22 का एफ है, 22 का एफ है, तो उसमें हमारे 3 कॉलम बनते हैं,
तीनों कॉलम के लिए एक वर्ग बन जाता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी होता है, तीसरा जो है संचयी बनता है। ये वर्ग बन गया, ये बारंबारता है, और ये CF है। 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कहाँ तक जा रहे हैं? 50 से 60। और फ्रीक्वेंसी 5, 8, 20, 5, 8, 20, 15, 7, 5, 15, 7, 5, 5 का 5 होगा, 8 में जुड़कर 13 होगा, 13 में 20 33 होगा, 33 में 5, 8, 3, 10, 48 होगा, 48 में 7, 55 होगा, 55 में 5, 60 होगा। यही फ्रीक्वेंसी पिछले सवाल में जो बताया गया है माध्य, ऐसा ही फ्रीक्वेंसी वहाँ भी था। n = 60 हो गया। 60 एक सम संख्या है, n = 60 क्या है? एक सम है। तो सम होने की वजह से n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान अपान 2 में, तो 60 के बटे में 2 आएगा जब, तो 30 होगा। 30 के नजदीक में कौन है? 33 है। 33 से ऊपर कैपिटल C निर्धारित हो गया, और उससे नीचे कैपिटल F चलता है, और 20, 30 बन जाएंगे L1, L2। तो फार्मूला मीडियन बराबर L1 प्लस यानी 20 प्लस L2 माइनस L1, 30 माइनस 20 अपान स्मॉल f 20 इन ब्रैकेट n/2 60/2 माइनस C को L 8 है 13, तो 20 प्लस 10/20, 10/20, और यहाँ 60/2 मतलब 30, 30 माइनस 13 कैंसिल करें 2 बार में, 20 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 17, 17, 13, 30 होता है, जो कि कैंसिल होकर के 8.5 जाएगा। तो 20 प्लस 8.5 अर्थात 28.5 इस सवाल का जवाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका F वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मध्यिका निकालने में कोई परेशानी नहीं है, बार बार वही चीज कई वीडियो में आपने देखा होगा। समीकरण युग्म को हल करें। 23 का सवाल, 3x माइनस 5y माइनस 4 = 0 एंड 9x = 2y प्लस 7। तो 3x माइनस 5y ट्रांसफर करा लीजिए = 4, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 9x माइनस में 2y = 7, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हमारी हमेशा वरीयता यही रहती है कि हम एक जगह कोई वर्क करें और वो हमारा काम दोनों हो जाए। कहने का मतलब है कि एक तलाश तो यह है कि y बराबर करने के चक्कर में वहां 2 का गुणा यहाँ का 5 का गुणा होगा, और जबकि x को बराबर चक्कर करने के चक्कर में हम एक जगह केवल 3 का गुणा करेंगे तब भी समाधान हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करा लें, तो 3 त्रिका 9x, 3 पचे 15y, 3 चौके 12, ऐसा कुछ। समीकरण नंबर 3 मान के चलिए इसको हम घटवा लेते हैं, तो माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, कैंसिल होगा, और यहाँ पॉजिटिव में 13y नजर आएगा, और यहाँ माइनस में 5 नजर आने वाला है। तो y बराबर माइनस में 5/13 मिल जाएगा, और y का मान हम फिलअप कर लेते हैं 2 नंबर में, तो 9x = 2
मल्टीप्लाई -5/13 एंड +7, 13 एलसीएम बनाएगा, माइनस में 10 होगा और 13 सत्ते 91 यहाँ पाया जाएगा। तो x इक्वल टू -+81 अपान 13 9 117 बन सकता है। यहाँ हम 9x बराबर बटे 13 ही करते हैं। अगली लाइन में हम कहवा दें 81 के बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई 13 9 117 ऐसे करके, तो y का मान और x का मान मिल ही जाएगा। बिल्कुल x का मान 9/13 मिलना चाहिए, 9/13 -5/13, वो तो सही है। एक बार इसकी इंक्वायरी कर लें। 9x बराबर 2y/7, y की वैल्यू यहाँ हम फिलअप करिए हैं, तो 2 पंजे 10, 10/13 कहा आएगा। बिल्कुल 13 लघुत्तम होगा, बिल्कुल 81 धनात्मक होगा, 81/13 होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, समीकरण को चेक कर लेते हैं। समीकरण जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए 3 के गुणक में x की वैल्यू 81/117 और माइनस में 5 के गुणक में माइनस 5/13 इक्वल टू 4 करा लेते हैं। तो इनको हल कर ले, 4 आना चाहिए। तो 3 करने 3 3 8 24 बटे 117 और प्लस हो जाएगा 5 5 25 बटे 13 117, तो 243 और प्लस 13 9 117, तो 25 9 225, 5 3 8 4 2 6 और 2 2 4 बटे 117, 4 बार में कैंसिल होता हुआ, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो समीकरण का जांच भी हो गया। तो इस प्रकार हमारा 23वां सवाल बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट होता हुआ। जल्दी 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 अपने सवालों को देखते जाएं। अब 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों के पलटने की संख्या का योग 66 है। जैसे कि 2 अंकों की संख्या को लेकर के दहाई अगर जो हम x लेते हैं और इकाई को वहीं हम y लेते हैं, तो संख्या हमारी 10 दोहाई प्लस इकाई के अकॉर्डिंग 10x + y होगा। अब कहते हैं प्रश्नानुसार संख्या स्वयं यानी 10x + y, अब प्लस इनको पलट के बात किया जाए तो पलटने पर 10y + x कहते हैं, का योग 66 है। ऐसा क्वेश्चन में किया गया है, तो निश्चित रूप से यही बात होगी। आइए आगे बढ़ाते हैं। 11x + 11y = 66, so by 11 and x + y = 6, इक्वेशन फर्स्ट अलॉट। अब इनका दूसरा शर्त क्या है? अंकों का अंतर द्वि है, अर्थात कंडीशन सेकंड के मुताबिक इन अंकों के अंतर की वैल्यू 2 है। चलिए दूसरा नंबर समीकरण तैयार हो गया। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, क्योंकि चिन्ह समान है, असमान है, तो 2x की वैल्यू हमें 8 नजर आया, तो x की वैल्यू 4 नजर आया। x का मान हम भरवा दें 1 नंबर में, तो x + y = हमें 6 प्राप्त था,
तो 4 + y = 6, देन y = 6 - 4 एज ए 2। तो हम संख्या में भरवा दें। 10 के गुणक में 4 + 2 अर्थात 42। वो संख्या हमारी कौन सी है? 42 है। तो 42 और 42 का उल्टा 24। 42 और 24 जोड़ेंगे तो 66 मिलेगा। और दोनों संख्याओं का अंतर देखें तो 4 और 2, दहाई और इकाई में 2 का अंतर है। बिल्कुल इस सवाल का समाधान अच्छे से हुआ और हम 24वें सवाल की ओर चलते हुए अपने पड़ाव को पहुंचाते हैं, टास्क को पूरा करते हैं। निश्चित रूप से अभी पूरा सेट सॉल्व होकर कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि तैयारी अच्छी होगी और ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में सेटअप होते हैं। और अगर इस पर कमांड बन जाएगा तो आप निश्चित रूप से 65 + 17 बिटवीन 70/70 का पूरा कैपेसिटी बन जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें हम तो 24 में बात करते हैं कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मंदिर की ऊंचाई जो है वो 15 मीटर है और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। और भवन के पाद यानी भवन जो है यही बहुमंजिली भवन होगा, वो मंदिर से काफी ऊंचा है। तो कहते हैं यहां शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। और अगर उसके आधार को देखा जाए तो उसका अवनमन कोण हमें बनता नजर आता है भवन के पांव का 45 अंश है। यहाँ 30 डिग्री और मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई जो होगी, भवन की जो ऊंचाई होगी जिसे हम एच एक्सेप्ट कर रहे हैं, एच बराबर सिद्ध करना है 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। तो ए बी सी डी ई मानकर यहाँ x मीटर ले लेते हैं और जहां सी की वैल्यू हमारी होगी, सी की वैल्यू h - 15, इस बात को नोटिस करेंगे। ये बात तो हमें सिद्ध करना है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम नोटिस करें ए बी डी, ट्रायंगल ऑफ ए बी डी, then tan 45 degree because this is 45 degree. 45 degree is AD upon AB. AD upon AB. Confirmly 1 = AD is 15 upon AB. So sure and certain AB is 15. Equation first alert 15 meter is AB. Okay. And DEC in triangle of DEC in between क्या होने वाला है? tan 30 is equal to C upon D, जबकि DE AB के बराबर है 1/√3 is equal to H - 15 upon D. D is X. So √3 H minus 15 √3 is equal to X. X is AB. So finally √3 H is equal to transfer to 15 √3
एंड प्लस 10 नो 15 मीटर एंड श्योर एंड सर्टेन एच इज इक्वल टू 15 कॉमन तो √3 + 1 अपॉन √3 and multiply √3 15 √3 in bracket √3 + 1 and √3 multiply √3 अर्थात परमेयीकरण हुआ है बाबू, परमेयीकरण हुआ है तो 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम में, 5 को बाहर रखें, इसको अंदर ले चले तो 3 + √3 नजर आएगा, जो कि h का मान इन्हें भवन की ऊंचाई को यही चाहिए था। प्रूव्ड, और यही आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ था कि यही बात हमको दिखाइए, देख लीजिए आसानी से। ठीक है, लाइन टू लाइन एकदम बिल्कुल मैंने समझा दिया है, बता दिया है, और कहीं कोई समस्या दिख नहीं रही है। ठीक है, आगे फिर ऊंचाई और दूरी से ही एक सवाल और दिया हुआ है, उसका भी हम समाधान करते हुए नजर आएंगे। आइए कहते हैं, एक भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, भवन से मीनार ऊंची होगी ही होगी निश्चित रूप से, भवन से मीनार जो है निश्चित रूप से ऊंची होगी, तो ऐसा बना ही ले। और कहते हैं उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ऐसा जो पीछे मिटाए है अभी, ऐसा ही कुछ सवाल था, यहाँ 60 डिग्री है, और वहीं भवन के शीर्ष से मीनार के पास का अनुमान कोण एकदम बिल्कुल हूबहू उसी को घुमा दे रहे हैं 45 डिग्री है, जैसे सवाल अभी पिछला बताया। यदि मीनार की ऊंचाई 40, सबकी उल्टा हो गया, सबकी मीनार पता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? भवन की ऊंचाई सिद्ध करना है, यच होगा, और मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है h बराबर 20 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो सबसे हम शुरुआत करते हैं, A B C D E नामकरण कराने के पश्चात ABD में, ट्रायंगल ABD में, है ना, ABD में क्या कार्रवाई होगी? 45 यहां बनेगा, अनुमान से उन्नयन, एंड tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AD अपान AB, AD अपान AB, लंब बटा आधार से, 1 इज इक्वल टू h/x एंड कन्फर्मली h इज इक्वल टू x, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करेंगे हम DEC में, तो थोड़ा यहाँ उल्टा होने वाला है, पूरी ऊंचाई वहां दी गई थी, तो यहाँ C क्या होगा उसको हम नोटिस कर देते हैं। C हमारा 40 - h के रूप में यूज किया जाएगा, अच्छी बात है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू C के अपान में DE, और DE अपने आप में x के बराबर है, तो √3 इज इक्वल टू C 40 - h अपान डी का अर्थ हो गया, AB से, तो AB की वैल्यू कितनी है? x है, तो √3x इज इक्वल टू 40 - h, x की वैल्यू भरा लें, x बराबर h है, तो √3h + h
इज इक्वल टू 40 एंड h कॉमन √3 + 1 इज इक्वल टू 40. So h इज इक्वल टू 40/√3 + 1. हर का परिमेय कर देते हैं तो √3 + 1 and √3 - 1 √3 - 1. So 40 in bracket √3 - 1 and down side में a + b and a - b, a square - b square 2 - 3 - 1 3 - 1. So 40 √3 - 1 upon 2. Pencil up 20 time. So 20 in bracket √3 - 1 meter. This is h. मतलब भवन की ऊंचाई आसानी से हल हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 आता है। एक बार रीचेक कर लें, देख लें लाइन टू लाइन, कहीं कोई संदेह नहीं। तो चलिए ठीक है। अब आगे सवाल देते हैं कि एक ठोस शंकु के आकार का एक समान आधार त्रिज्या अध्यारोपित है। ऐसा कुछ ये शंकु है, इस पर इसी त्रिज्या का अर्धवृत्त अध्यारोपित है, जैसा कि लट्टू की आकृति है। अच्छी बात है। जबकि कुछ नहीं इसमें कह रहे हैं। अब अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दिया है, ऐसा स्पष्ट लिख लें, दिया है अर्धगोले का पृष्ठ बराबर शंकु का पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ, ये बात हमको दिया है। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? यानी R/H इज क्वेश्चन मार्क, ऐसा सवाल बना है। ठीक है। तो मान लिया त्रिज्या R है और ऊंचाई जो है, किसकी ऊंचाई? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या है? h है। तो R/H को ही अनुपात लाना है। तो प्रश्नानुसार अर्धगोले का पृष्ठ बराबर शंकु का पृष्ठ, अर्थात अर्धगोला का पृष्ठ क्या बनता है? 2πr² बराबर शंकु का पृष्ठ बनता है πrl। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर बहुत आसानी से आ जाएंगे। पाई से पाई तो कैंसिल कर लीजिए और वर्ग करने पे आएगा 4r⁴ इज इक्वल टू r²l²। फिर 4r⁴ इज इक्वल टू r² इन ब्रैकेट h² + r², and 4r⁴ is equal to r² और प्लस r⁴, r⁴ कैंसिल एंड 4 is equal to r²h², इसलिए 2 is equal to RH। 2πr² इज इक्वल टू πrl, 4r⁴ r²l², h² प्लस r²l² की वैल्यू होती है r²h² प्लस r⁴ से कैंसिल। कैंसिल कैसे होगा जी? कैंसिल नहीं होगा, ये कैलकुलेशन गलत होने लगा।
यहीं से हम सुधार देते हैं। एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ट्रांसफर करा लें तो घट जाएगा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 के। सो r बाई एच इज 1/√3 के। सो r रेशियो एच इज 1/√3। ऐसा कुछ सवाल का जवाब बनता हुआ नजर आएगा, है ना, कंफर्म। तो देखिए बिल्कुल आसानी से इस सवाल का टास्क पूछा गया था कि रेडियस और हाइट में क्या अनुपात होगा। सामने निकल के है 1/√3। ओके, 25 नंबर का अथवा सवाल जो सामने है उसको पूरा कराते हैं बहुत आसानी से। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इन्होंने r का मान हमें दे दिया है 21 cm, वहीं थीटा को सुझाव दे दिया है 60 डिग्री, और एरिया बता रहे हैं निकालने के लिए तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 का इस्तेमाल किया जाए। तो 22/7 आर स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई 21, थीटा इज 60 डिग्री एंड अपान 360 काउंट in cancel of 6 time, cancel of 3 time, cancel of 2 time and cancel of 11 time, and 11 multiply 21, 21 के करने 21, 21 के करने 21, 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर यह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल 231 वर्ग सेंटीमीटर। और फिगर देखना चाहें तो फिगर भी देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से सर्कल था और यहाँ सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बनता हुआ, 60 डिग्री का कोण बनता हुआ, आर की वैल्यू हमें पता था 21 सेंटीमीटर। दिस इज ओ ए बी एंड एरिया इज समथिंग समथिंग। ठीक, यह एरिया इसी का था, इसी का। ओके, तो यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा करके। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे आगे आने वाली वीडियो के भी नोटिफिकेशन आप तक जाते रहेंगे। सो गुड लक, थैंक यू।